Good evening, all of you. Hello बच्चों, hello and good evening all of you and welcome in the class of mathematics. मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? Very good evening. तो आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं. All clear, all well. वेलकम ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स. और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं. राइट? आवाज भी आ रही है? गुड गुड. तो आपको पीडीपी भी मिल गए हैं, है ना? दोनों कर लिए होंगे. सॉल्व नहीं करूंगा अभी, जब तक लगे रहो, मतलब वो जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं टाइप्स लगे रहो. कैसे नहीं बनेंगे, फिर सॉल्यूशन दूंगा. तब तुम्हारा एक आधा डाउट होगा, तुम सॉल्व कर लोगे उसको देखकर. ऑल सॉल्व्ड. वॉइस तो आनी चाहिए. क्लास के अंदर आ गया है, वो पहले वाला जो इनकॉग्निटो मोड है उसको हटा के वॉइस तेज कर ले. अब क्लास चल रही है. हाँ, कोई मिस्टेक होगी तो उसको भी ठीक कर देंगे, कोई खास बात नहीं. ह्यूमन ही पीडीपी भी बनाता है और ह्यूमन से मिस्टेक हो सकती है. ह्यूमन की पहचान ही है कि वो गलतियां करता है और अपनी गलतियों से सीखता है. नहीं? तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, देखते हैं क्या है आज. वॉइस एकदम सही है ना? अब ब्लैक बुक, बेसिक मैथमेटिक्स ब्लैक बुक में है नहीं तो मैं करवा देता. ब्लैक बुक में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है. ब्लैक बुक के अंदर तुमने देखा होगा वही चैप्टर हैं जो जेई मेंस और एडवांस के अंदर है. ओके? और बेसिक मैथ्स तो बेसिक ही है ना यार, बहुत इजी होती है. हाँ भाई, गुड इवनिंग. आ गया तू? वेरी गुड इवनिंग. बहुत जल्दी आ गए. जल्दी आ जाया करो यार. 5:15 बजे क्लास शुरू होती है, उससे पहले भी कोई क्लास होती होगी. कहाँ चले जाते हो बीच में? कहीं मत जाया करो, बैठे रहा करो. पानी वानी अपने पास में रखा करो. ठीक है? हाँ, तू भी नया है, मैं भी नया हूं. आई एम न्यू. कोई लिख रहा है भाई आई एम न्यू. आई एम ऑल्सो न्यू. अभी भी आया हूं. ओके, चलो. अब एक बच्चा बोल रहा था, लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक बच्चा बोला कि सर आपने जैसे पहले किया था इसको, फिर आपने इसको मिटा क्यों दिया? मैंने इसको कैसे किया? मैंने कहा कोई बच्चा ऐसे सोचे कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, इनको मल्टीप्लाई कर दिया. इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर बोल दिया bca, है ना? और फिर उसके बाद में ऐसे करे कि abc की पावर xyz इज इक्वल्स टू abc, और बोले सर देखो ये तो पावर, तो ये टोटल गलत है. ऐसा मत कर देना. ये किस नियम से लिखा है भाई? ये किस नियम से लिखा है? ये एबीसी की पावर XYZ कौन सा नियम बताता है? हा? एक जब आपके पास में a की पावर XYZ, b की पावर XYZ और c की पावर XYZ, तब आप लिख सकते हो abc की पावर XYZ. ऐसा थोड़ी था, है ना? हाँ, कौन सा IIT है पता नहीं है, तो ये गलत है. एक बच्चा पीछे पड़ गया था मेरे, फिर मैंने कहा इसको भी जवाब दूंगा तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी. हाँ, सेम पावर होनी चाहिए. अच्छा, एक बच्चा मुझे क्या बोल रहा है कि सर आपको a की पावर XYZ का क्या थॉट आया, आपने क्यों शुरू किया? मैंने उसका जवाब दे दिया था कि भाई मुझे XYZ निकालना था इसलिए मैंने शुरू किया. कोई b की पावर XYZ से शुरू कर सकता है, c की पावर XYZ से शुरू कर सकता है ना? और कोई बोले कि नहीं सर मुझे तो ये भी थॉट नहीं आया, तो वो यहां से भी शुरू कर सकता है, कोई खास बात नहीं है ना? वो यहां से भी शुरू कर सकता है कि a की पावर x अगर b है तो दोनों तरफ पावर y बढ़ा दे तो b की पावर y c हो जाएगा. ऐसे भी कर सकता है. देयर आर सेवरल वेज. जैसे वो कह रहा है कि सर, मतलब एक स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकता है कि सर a की पावर x कनेक्ट तो करना है, a को b से, b को c से, तो a c से कनेक्ट हो जाएगा. कनेक्ट तो करना है कि a की पावर x अगर b है
और तुमको b की पावर y c दिया हुआ है, तो तुम कहोगे सर दोनों तरफ पावर y बढ़ा दो, रेस करना बोलते हैं ना जिसको, a की पावर x रेस टू y, सो b की पावर y। अब b की a की पावर ये तो हो जाएगा xy, और b की पावर y जो है वो c है, ये c हो गया, है ना। अब कहेगा सर c की पावर z है, तो तुम कहोगे कि सर पावर z बढ़ा दो, तो a की पावर एक्स वाई रेस टू z, c की पावर z, ये हो जाएगा a की पावर एक्स वाई z इज इक्वल्स टू c की पावर z, a दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने के। हाँ, सेट्स पढ़ाएंगे भाई, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सेट्स भी पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल पढ़ाएंगे, सेट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, जब ब्लैक बुक के अंदर आएगा, अभी तो अपन बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, ब्लैक बुक आएगी तो ब्लैक बुक सॉल्व करेंगे। चलो आओ आज आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की। ये भी काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम भी पढ़ाया जाएगा, बेसिक मैथ्स के अंदर नहीं आता, वो हम लोग उसका अलग से चैप्टर बना के पढ़ाते हैं। लॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल कैसे करें, जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन को खेलता हूं, क्वेश्चन के साथ में खेलते हैं, वी प्ले विद द क्वेश्चंस, और अपने आप सवाल सॉल्व हो जाता है। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये तुमने पढ़ा होगा कि सर अगर दो रेशो बराबर होते हैं, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, है ना। ये पहला पार्ट क्या बोल रहा है, a बाई बी अगर c बाई डी है ना। जैसे मान लो अगर कोई कहे कि लेट्स से 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 है, तो अगर मैं दोनों रेशो में 1 ऐड कर दूंगा तो a बाई बी प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू c बाई डी प्लस 1। तुम देख पा रहे हो कि सर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/4 प्लस 1, ये तो होल्ड करेगा ही, है ना। ऐड कर दिया तो इट विल बी a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी। तुम यहां देख पा रहे हो ना कि सर ये 3/2 इज इक्वल्स टू 6/4, रेशो बराबर आ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, 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 ये है कॉम्पोनेंडो। ठीक है, कि रेशियो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी हो, तो इन दोनों का सम न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर सेम, इन दोनों का सम न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर सेम, बराबर होगा। और डिविडेंडो क्या होता है, जब आप घटा देते हो, जैसे ये सेकंड वाला है ना, ये डिविडेंडो है। इसमें क्या होगा, जैसे a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो अगर मैं 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, घटा दो तो इसको बोलते हैं डिविडेंडो, डिविडेंडो, लैटिन है ये, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। और ये थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सी एंड डी, सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आप देख रहे हो कि सर अगर ये और ये ट्रू है तो इनका डिवीजन भी ट्रू होगा, और ये दोनों a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी से आया है, तो डिवाइड कर दोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी आएगा। ये बहुत यूजफुल है, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई कहे कि भाई मैं आपको a बाई 5 इज इक्वल्स टू b बाई 7 दे रहा हूं, ऐसा कुछ कर रहा हूं, तो तुम मुझे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बताओ। तुम लगा के बताओ जरा, तुम लगा के बताओ। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे ये नहीं है, सब्ट्रैक्ट करें तो ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है इसलिए। तो तुम क्या करोगे कि सर ये जो है ना, पहले इसको ऐसा लिख दीजिए, a बाई बी इज इक्वल्स टू 5/7, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है ना।
और फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। न्यूमरेटर के अंदर दोनों का सम मतलब 5 प्लस 7 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी दैट इज 5 माइनस 7। ये रेशियो आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये काफी यूजफुल है। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ रिजल्ट कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट आप देख सकते हो कि सर a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 ये सारे हों, तो अगर ये होल्ड करता है तो यही रेशियो इसके भी बराबर होगा। a1 प्लस a2 प्लस a3 मतलब न्यूमरेटर का सम अपॉन डिनोमिनेटर का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, मुझे लगता है इससे आपने समझ लिया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ, थर्ड वाला डिवाइड करने से आया, पहले दोनों समझ में आ गए ना। तो जैसे इसको बोल दो नंबर 1 और इसको बोल दो नंबर 2, एंड थर्ड वाला निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये थर्ड वाला आ जाएगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में आ गया होगा। a1 बाई बी वन इक्वल्स टू a2 बाई बी2 एटसेट्रा अपॉन इक्वल्स टू an अपॉन bn होगा, तो ये इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा। ठीक है, कोई बोले कैसे होगा, कोई बोले सर मेरे को तो नहीं समझ में आया ये कैसे होगा, फोर्थ वाला समझ में नहीं आया कि हाउ यू कैन प्रूव दिस। a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3, ये सारे रेशियो अगर बराबर हैं तो दिस रेशियो विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू bn। कोई बोले कि सर प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये रेशियो बराबर है ना। जैसे लोअर क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जब रेशियो बराबर होते तो हम इनको k मान लेते थे कि लेट दिस इज इक्वल्स टू k। अब a1 अपॉन b1 k के बराबर है, तो a1 कितना आ गया सर b1 k आ गया, और a2 कितना आ गया सर b2 k आ गया। इस तरीके से an bn k आ जाएगा, है ना। अब क्या करता हूं मैं, यहां पर ये जो चीज है ना, इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं a1 a2 an को रिप्लेस कर दूं तो दिस विल बी b1 k न्यूमरेटर ओनली, b2 k up to bn k and divided by b1 plus b2 up to bn। तुम समझ रहे हो कि सर k कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो भी k के बराबर है। तो यही तो करना था प्रूफ। ठीक है, हाँ, इक्वल रेशियोज थ्योरम, बिल्कुल सही बात। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, फोर्थ वाला ज्यादा यूज नहीं होता है। और फिफ्थ वाला आप देख रहे हो कि सर इसमें कोई खास बात नहीं करी। अगर आप a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 कर रहे हो तो आप x a1 अपॉन x b1 लिख सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, y a2 y b2 लिख सकते हो, z a3 अपॉन z b3 लिख सकते हो। ऐसा लिख के सर फोर्थ लगा दो तो ये आ जाएगा आपके पास में, है ना। हाँ, फिफ्थ वाला ऐसे हो गया, फिफ्थ वाला फोर्थ से ही आया। फोर्थ के अंदर बता रहा है कि सबका सम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब डिनोमिनेटर वाले टर्म का सम। और मैंने कहा देखो फिफ्थ वाला भी फोर्थ वाले से ही आया। कैसे, a1 अपॉन b1 दिया हुआ है, तो अगर आप किसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो x a1 अपॉन x b1 इक्वल्स टू y a2 अपॉन y b2 इक्वल्स टू z a3 अपॉन z b3, ये तो होगा ही। और फिर फोर्थ वाला लगा दिया। हाँ, अभी देखोगे कि why it is important in maths. This is, as I told you, this is very important. Componendo dividendo एक साथ जो लगाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है ये देखो जरा। 3 वाला कैसे आया, लिखा हुआ है 1 and 2 को डिवाइड करने से 3 वाला आता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका रोल क्या है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये कई बार ये एक्सप्रेशन देखकर समझना पड़ता है कि इसके अंदर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो फायदा क्या है। हाँ, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, जैसे नोट करोगे ना समझ में आ जाएगी। नोट करने का फायदा पता क्या होता है, नोट करने से चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है,
फोर्थ वाला मैंने यहां पर समझाया हुआ है, देखो फोर्थ वाला यहां समझाया हुआ है कि इस रेशियो को के बराबर मान लिया, a1 अपॉन b1 अगर के बराबर है, ये सारे रेशियो के बराबर है, तो a1 अपॉन b1 अगर के बराबर है तो a1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से b1 के बराबर हो गया, a2 अपॉन b2 के बराबर है तो a2 b2 के बराबर हो गया, an bn के बराबर हो गया, तो आ गया ना, ठीक है। तुमको थर्ड वाला याद रखना है, बाकी सब इजी है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले के अंदर, अच्छा तुमको ये समझ में आ गया, a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3, an अपॉन bn, ये तुमको समझ में आ गया कि ये a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन, ये फोर्थ वाला था, ये तुमको समझ में आ गया है ना। अब अगर मैं इसमें कह दूं फिफ्थ वाले के अंदर कि सर ये दिया हुआ बराबर, अगर आप ये बराबर है तो x a1 अपॉन x b1 विल बी इक्वल्स टू y a2 अपॉन y b2। तुम बताओ जरा ये सही है या नहीं है, z a3 अपॉन z b3, ये सब बराबर होंगे या नहीं होंगे, है ना, सब बराबर होंगे ना। अब बराबर होंगे तो ये, अगर ये ट्रू है तो फोर्थ वाला अप्लाई कर दो कि सर फोर्थ वाला क्या बोलता है, सारी न्यूमरेटर टर्म का सम, ये रेशो किसके बराबर होगा, सारी न्यूमरेटर टर्म का सम x a1 प्लस y a2 प्लस z a3, और जहां तक जाता है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इनके डिनोमिनेटर का सम, वही तो है x b1 प्लस y b2 प्लस z b3, ये लो, ठीक है ना। हाँ ओके, अब देखो ये चीजें काम में कैसे आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बोल रहा है कि सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के अंदर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है कि दिस रेशियो is also equals to a by b equals to c by d is also equals to sum of the numerator, this ratio is equals to, this implies a by b equals to c by d and this ratio is equals to, इन दोनों का सम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो है। अगर कोई बोले कि सर अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। अब चलो इन पे सवाल करते हैं, सवालों से और समझोगे। जैसे ये वाला तो मैंने पूछ ही लिया कि a बाई 7 इक्वल्स टू b बाई 3 हो तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज a बाई बी इज इक्वल्स टू 7 बाई 3, ये दिया हुआ है। तो ये रेशियो बराबर है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो दोनों का सम, न्यूमरेटर में दोनों का सम a प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर a माइनस बी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3 एंड दिस इज 10 अपॉन 4, दैट इज 5 बाई 2। तो ये आंसर हो गया, है ना, 10 अपॉन 4 होगा, माइनस 4 नहीं, 10 अपॉन 4 दैट इज 5 बाई 2। 10 अपॉन 4 को आगे फर्दर तुम 5 बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये ऐसे क्वेश्चन में होता है ना, ऐसे क्वेश्चन, अब देखो जरा, तुमको एक छोटा सा यूं कहो कि ट्रिक नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन देखकर कैसे थॉट आता है कि यहां पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया जा सकता है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया जा सकता है। देखो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 प्लस जो भी आपके सामने लिखा हुआ, और आपको इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ये तो बोलेगा नहीं सर आप क्यूब कर दो, ये हम समझ गए सर, हम बेसिक मैथ से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और हम लोग ये समझ गए कि यहां पर क्यूब व्यूब करने से कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं होगा, है ना,
ये बात तो तुम समझ गए कि सर क्यूब करके फिर स्क्वायर करके सॉल्व करोगे, ये बात तो नहीं है ना। अब तुम थोड़ा सा गौर करो बच्चों, गौर क्या करना है कि सर देखो न्यूमरेटर, इस टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं उनमें काफी सिमिलैरिटी है। इनफैक्ट सर बिल्कुल सेम से ही एक्सप्रेशन है, बस यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, बाकी तो सब कुछ सेम चल रहा है ना। इतनी बात तो तुमको समझ में आई होगी कि सर सब कुछ सेम सा चल रहा है, देखो है ना, ये बात समझ में आई ना। तो अब ऐसे जब एक्सप्रेशंस दिखाई देना कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो सेम चले, या मैं आगे बताऊंगा एक और चीज भी होती है, ये सर सेम सा लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो, इस x के नीचे तुमको 1 नजर नहीं आ रहा, अब देखो अब नजर आ रहा है कि सर ये x/1 लिखा हुआ है। नहीं, रैशनलाइज मत करना ना, रैशनलाइज मत करना, रैशनलाइज करके कर सकते हो, बट कंपोनेंडो डिविडेंडो इज मच मोर पावरफुल देन द रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर टर्म्स अगर डिफरेंट होती तो मजा आता करने का, है ना। अगर आपके पास में ऐसा कुछ लिखा होता कि √3 + √2 अपॉन √5 + √7, ऐसा कुछ लिखा होता तो रैशनलाइज करने का थॉट आता, तो रैशनलाइज करने का थॉट आता। जब टर्म हमारे पास सेम है तो रैशनलाइज करने का थॉट नहीं, उससे पहले हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो का थॉट आएगा, ठीक है ना। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए सर x/1 इक्वल्स टू, अब मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूं कि सर x/1 इक्वल्स टू लिख, अच्छा भाई, सो दिस इंप्लाइज, अब देखो लेफ्ट साइड में लिखा मैंने x+1 अपॉन x-1, मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं x+1 अपॉन x-1, मतलब न्यूमरेटर प्लस, इसको मैं ऐसे रीड करता हूं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर मैंने ये किया है तो मुझे राइट साइड में भी यही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो सर ये तो आ गया ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ m+1, ये आ गया। और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ m-1। ये बात समझ में आई होगी कि सर ये आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, ठीक है ना, आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। ओके, देख लो x/1 इक्वल्स टू, यही तो है कि सर x/1 अगर ये a/b दिया हुआ हो तो x+1 अपॉन x-1 ये a+b अपॉन a-b होगा ना, यही तो कंपोनेंडो डिविडेंडो है, C&D है, और यही मैंने यहां पर किया है, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया और तुमने कहा सर ये तो क्यूब रूट है, आप दोनों तरफ पावर 3 रेज कर दो, तो पावर 3 रेज किया तो दिस बिकम्स x+1 का क्यूब अपॉन x-1 का क्यूब इज इक्वल्स टू m+1 अपॉन m-1, ये हो गया, ठीक है ना। ट्वाइस जोड़ो ना, जोड़ोगे तो 2 आएगा ना, ट्वाइस आएगा ना, इनको जोड़ के तो देखो। अब वो वाला स्टेप भी तू चाहता है मैं लिख दूं, हाँ, थोड़ा तो अपने से करने की कोशिश कर कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई कि ये आ गया, तो x+1 अपॉन x-1 का क्यूब या x+1 का क्यूब अपॉन x-1 का क्यूब इक्वल्स टू m+1 अपॉन m-1, राइट। अब जरा इस क्यूब को अपन ओपन कर दे, x+1 का क्यूब क्या हुआ, x³ प्लस 1³ प्लस 3x² प्लस 3x, ये हुआ, और नीचे x³ -1 माइनस 3x² प्लस 3x। देखो जरा मैंने क्यूब सही खोला है क्या, m+1 अपॉन m-1। जरा देखो बच्चों मैंने क्यूब को ओपन सही किया है ना, m+1 अपॉन m-1 को कैंसिल आउट कैसे कर सकता हूं, ये m-1 है वो m+1 है ना। बात समझ में आ गई। अब तुमको यह भी नजर आ रहा होगा सर देखो अब भी यहां पर बहुत सारी टर्म न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम सी नजर आ रही हैं, और राइट साइड के अंदर तो बस माइनस का डिफरेंस है, बाकी तो टर्म सेम है, राइट।
तो मैंने कहा कि एक बार और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, एक बार और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। तो यहां जगह बना लेते हैं। अब देखो इन दोनों एक्सप्रेशन का सम, अब सम मेरे साथ में करना, न्यूमरेटर के अंदर इन दोनों एक्सप्रेशन का सम आएगा, तो एक तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब, सर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एंड ये आपके पास में ट्वाइस ऑफ 3x मतलब 6x आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख दिया। अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखेंगे तो माइनस वाली टर्म जुड़ जाएंगी, 1 + 1 2, ये हो गया, और ये आपका 6x स्क्वायर आ गया प्लस 6x स्क्वायर। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया है, राइट। और इधर लगाऊं तो दोनों का सम सर 2m, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 2, दिख गया होगा, है ना। अब देखते हैं, ये 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास 2 कॉमन आगे कट रहा है ना, हाँ, तो दिस इज x क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 + 3x स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू m, ये आ गया। इतना अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू m प्लस 3m x स्क्वायर्ड। और तुम इसको लेफ्ट साइड में ले आओ टर्म्स को, तो दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस 3m x स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस m इक्वल्स टू 0। अब तुम देख रहे हो यही एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी थी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 0। तो कितना सिंपल हो गया सवाल। ऐसे सवाल और आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले आंसर कर दिया था। तो इसके अंदर मैंने 2 बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने में फायदा क्या होता है सर, फायदा तब होता है जब ये जैसे क्यूब रूट वगैरह वो है ना, आप हटा देते हैं, आपने दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो ये खाली हो गए, तो अब ये जब जुड़ेंगे तो m कैंसिल होगा, घटेंगे तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल होगा। आओ जरा दूसरे सवाल पर देखते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, 2 सवाल और है अपने पास में। अब ये देखो, आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है x/y m/n के बराबर है। जरा कुछ कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, दोबारा से कोशिश करो। अभी तो जेईई एडवांस वाले सवाल तो आपको डिमोटिवेशन में डाल ही देंगे, ये तो सिंपल बेसिक मैथ्स है। क्या तुमको कोई पैटर्न नजर आ रहा है इन एक्सप्रेशन के अंदर, छुपा हुआ पैटर्न? जिसको नजर आया एक बार चैट के अंदर लिख दो कि सर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ पैटर्न नजर आ गया। हाँ, कुछ बच्चों को, हाँ लिखो वो क्या चीज है, वो क्या चीज है। यस तो ठीक है, यस सर समझ में आ गया कि पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है वो लिखो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, है ना। बच्चों को दिखाई दे गया कि सर देखो अब इसके अंदर तुम कैसे करके करोगे यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x/y को कैसे आइसोलेट कर दोगे, m/n तक कैसे पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं। तो दिस इंप्लाइज दिस प्लस दिस, अब मैं पूरा लिख रहा हूं, x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर्ड प्लस 3x स्क्वायर्ड y प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर्ड माइनस 3x स्क्वायर्ड y माइनस y क्यूब। सर ये लगा दिया आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अब यहां पर राइट साइड के अंदर दिस प्लस दिस, तो इट इज m क्यूब
प्लस 3mn², फिर डिनोमिनेटर का जोड़ा लेके आओ, सम करो, तो 3m² प्लस n³ अपॉन दिस माइनस दिस, तो m³ प्लस 3mn² माइनस 3m² माइनस n³। ये कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो है, ये है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। अब तुमको दिखाई देगा सर ये देखो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, सर देखो ये तो सर x प्लस वाई का क्यूब लिखा हुआ है, होल क्यूब लिखा हुआ है, x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है ना। और नीचे 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 सर x माइनस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना कि x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, दैट इज माइनस 3x² y प्लस 3xy², है ना। अब इसमें इस सर सेम ही तो है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर के अंदर m प्लस n का क्यूब तो आना चाहिए, m माइनस डिनोमिनेटर में m माइनस n का क्यूब लिखा हुआ है ना। अब मुझे लगता है तुम कहोगे सर यहां तक पहुंच गए तो आप पावर 3 को हटा भी सकते हो, मतलब x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, यू कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m माइनस n, ठीक है ना। a³ बराबर b³ हो तो a बराबर b होगा, है ना। अब देखो मैं यहां पर भी नहीं रुका, मैंने कहा अभी भी मुझे सेम टर्म नजर आ रही हैं। ये वाई हाउ तो लोअर क्लासेस के अंदर पूछते हैं बेटा a³ इक्वल्स टू b³ हो, रियल नंबर की बात चल रही है तो a बराबर b फैक्टर बनते हैं ना। अब तुम कहोगे सर एक बार और लगाओ, यहां पर एक बार और लगाओ सर, देखो तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम चीज यहां पे कर दे, सेम चीज यहां पे कर दे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कर दिया, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ सर देखो y से y कैंसिल हुआ, इधर x से x कैंसिल हुआ, 2x आ गया, ऊपर 2x आया और नीचे 2y आया, और इधर ऊपर 2m आया और नीचे 2n आया। तो मेरे हिसाब से 2 कैंसिल होने के बाद x बाय वाई इक्वल्स टू m बाय n आ गया ना, यही तो प्रूव करवा रहा था। तो कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, x के लिए सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ये थोड़ा और अच्छा सवाल है, ये और अच्छा सवाल। दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, डरना नहीं है, मैं हूं ना यहां पर, डरना नहीं है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है, डायरेक्टली ऐसे मतलब दिक्कत होती है। हां यहां पर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा दे तो तू यहां वापस यहां पहुंच जाएगा, फिर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा दे यहां पहुंच जाएगा, फिर क्यूब कर दे यहां पहुंच जाएगा, फिर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा दे यहां पहुंच जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। ये क्वेश्चन देखो जरा, इसको सॉल्व करो। अब कोई रैशनलाइज करके करना चाहे तो कर सकता है, कोई रैशनलाइज करके करना चाहे तो कर सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो से भी करना सिखाऊंगा। कोई रैशनल कई सर मैं तो इस ऐसे पैटर्न को देख के रैशनलाइज करता हूं, कर सकता है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हां दिखेगा नहीं, पैटर्न इतना ही है। पैटर्न क्या है, पैटर्न इतना ही है सर, सेम टर्म्स देखो, यहां न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है सर, सिर्फ यहां प्लस है या माइनस है, और यहां पर उल्टा हो गया, या माइनस है या प्लस है ना।
भाई तुम बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, मुझे काफी करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। क्या तुम ये मानते हो कि सर ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और राइट साइड में जो भी है मैं उसको कॉपी कर रहा हूं कि सर वहां राइट साइड के अंदर 4x स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना। a को मैंने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है, ये मेरा a है, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मेरा b है। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2। सही है। अब तुमको एक चीज नजर आई, अभी मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो नहीं लगा रहा हूं, मैं इस लेफ्ट साइड को देख रहा हूं। ऐसे तो लगा भी नहीं सकता जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखोगे तो कैसे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओगे। ये बीच में प्लस आ रहा, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो मैंने एलसीएम लिया a माइनस बी a प्लस बी एंड दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट साइड को कॉपी करता गया 4x स्क्वायर माइनस 2। राइट, हाँ। अब इसको ओपन करो, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ab वाली 2ab वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो यहां आया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया। और नीचे सर मेरे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, और इधर भी सर आप 2 कॉमन निकाल लो, तो 2x स्क्वायर्ड माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ये तो मैंने क्वेश्चन को रीराइट किया है कि a इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 एंड b इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। तो रिपीट लिख रहा है, समझ नहीं रहा है कि सर ने 3 बार रिपीट कर दिया है ना। अब मैंने इस 2 को 2 से काटा, अब a क्या था, a इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 एंड b इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1, ये था ना। अब यहां पर a स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर्ड विल बी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 इक्वल्स टू 2 कट चुका है, तो ये 2x स्क्वायर्ड माइनस 1 आ गया। हाँ, डायरेक्ट मैंने कहा ना, डायरेक्टली एलसीएम लेके कर सकते हो, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही कर रहा हूं। अब ऊपर आपके पास में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर्ड, और नीचे क्या आया 2, और इधर क्या आया सर, इधर तो 2x स्क्वायर्ड माइनस 1 है। सो बस हो गया सवाल। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, x squared equals to 2x square minus 1, and this implies x squared equals to 1, so x is equals to plus minus 1. ठीक है, x equals to plus minus 1. तो दिस इज आंसर। जो आप रूट 1 बाई रूट 2 वाला आंसर दे रहे थे ना, वो गलत है। सारे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसको जोड़ना आता है ना। इन दोनों को एलसीएम ले लिया, फिर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, इतना तो आता है यार। हाँ, मैंने यहां पर जानबूझ के CND नहीं लगाया, मुझे दिख गया कि हो गया। मैंने यहां पर जानबूझ के, यहां पर कोई चाहे तो CND लगा सकता है, पर यह मुझे दिखाई दे गया कि सर बिना CND के भी बन गया, तो मैंने कर दिया। कर सकता है आगे, CND यहां पर लगाया जा सकता है, यहां पर CND लगाया जा सकता है। ये जो स्टेप है ना,
यहां पर मैंने ओपन करके कर दिया, यहां पर सी एन डी लगाया जा सकता है। यहां पर देखो, यहां पर सी एन डी लगाया जा सकता है। आप अगर इसको देखो ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। अगर कोई कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना चाहे तो बोलेगा कि दिस रेशियो इज ऑल्सो इक्वल्स टू दोनों का सम, दैट इज 2a स्क्वायर अपॉन दोनों का डिफरेंस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों का सम 2x स्क्वायर और दोनों का डिफरेंस। इससे थोड़ा अननेसेसरी लेंदी हो गया, अननेसेसरी लेंदी हो गया ये, ठीक है। लगा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप कंपोनेंट और डिविडेंडो से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट तो आप ऐसी ऐसी इक्वेशंस देखो ना, ऐसी इक्वेशन देखो, इसके अंदर जैसे ये वाली इक्वेशन थी, ये इंफॉर्मेशन थी, और इस तरह की कोई इक्वेशन का, एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना हो, कंपोनेंट और डिविडेंडो इज वेरी यूजफुल, ठीक है। और ये वाला तो बहुत ही अच्छा सवाल है जिसके अंदर क्यूब का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ओके, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। और सारे स्टेप धीरे धीरे समझा रहा हूं, सबको समझ में आ रहे हैं, राइट। अब बार बार अपने दिमाग को बोलोगे ना कि समझ में आ रहा है तो आएगा। हाँ, बेसिक भी डिफिकल्ट है, तुम देख रहे हो ना, धीरे 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 चीजें सिंपल होती जाएंगी। आओ जरा अभी हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, और यहां से तुम्हारा जो जेई एडवांस का जो मेजर पार्ट है वो शुरू होता है। मेजर पार्ट, ये इनइक्वालिटी जितने भी अभी मैंने अभी तक बताए हैं, चाहे वो कंपोनेंट और डिविडेंडो हो, चाहे वो रूल ऑफ एक्सपोनेंट हो, चाहे वो नंबर सिस्टम पर बात हो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी जो है इसको बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। इनइक्वालिटी क्या होती है सर? एक तो होती है इक्वेशन, एक होती है इक्वेशन, और एक होती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को इन इक्वेशन भी बोलते हैं, इन इक्वेशन, बट ये कम प्रचलित शब्द है। इक्वेशन में क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा, उसको हम इक्वल्स टू जीरो की टर्म में लिख सकते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, इन टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है। इनको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, जैसे एक बात बताऊं, मैं कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा कॉमन सेंस की बातें मैं पूछता हूं कि मुझे ये बताओ जरा, ट्रू फॉल्स टाइप से। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2026 इज ग्रेटर देन 2025, इज इट ए ट्रू स्टेटमेंट? क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? मुझे लगता है सभी बच्चे जानते हैं कि सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि 2026 ग्रेटर और इक्वल 2025, अब बताओ जरा, अब ये बताओ जरा, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और मैं कह रहा हूं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहां पर एक बात ध्यान से समझ लेना, ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, ये बेसिकली आपको बताता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इन दोनों को एक साथ लिखने का तरीका है, ये एक साथ लिखने का तरीका है ये।
अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक भी ट्रू है ना तो इसको ट्रू माना जाता है। तुमने अगर इसको बाइफरकेट करो, फर्दर तोड़ो, तो ये आता है कि 2026 ग्रेटर देन 2025 और 2026 इक्वल्स टू 2025, है ना। इन दोनों का जो एक साथ लिखने का तरीका है वो ये वाला तरीका है। अब देख रहा है कि सर ये तो गलत है लेकिन ये सही है, ये तो गलत है लेकिन ये सही है। तो इस रिलेशन के अंदर अगर एक भी ट्रू है तो उसको हम लोग ट्रू बोलते हैं, ठीक है ना। आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो इसमें कोई भी एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि -7 इज ग्रेटर देन -5, बताओ जरा ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट -7 ग्रेटर देन -5 ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? तो तुमने कह दिया कि सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तुम्हें मालूम है ना कि कैसे होता है? ये तो मुझे लगता है लोअर क्लासेस के अंदर सीख जाते हैं कि सर -7 इधर आया, -5 इधर आया, जो नंबर राइट में होता है उसे हम बड़ा नंबर बोलते हैं। तो सर -5 जो है वो बड़ा है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। समझ गए ना? अच्छा, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 लेस देन और इक्वल्स टू 7, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? तुम कहोगे ना ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ जरा 3 इज ग्रेटर और इक्वल्स 3, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये वाला फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ वाला क्या है? सर अभी तो बताया आपने, इनमें से कोई सा भी एक भी ट्रू हो जाता है ना तो ट्रू बोलते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, राइट। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब तुम समझ गए होंगे कि सर इक्वल टू वाला होल्ड कर रहा है ना, ग्रेटर देन वाला नहीं होल्ड कर रहा, कोई बात नहीं, इक्वल टू वाला होल्ड कर रहा है तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू वाला अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक चीजें बता रहा हूं। अच्छा, अगर मैं तुमको कहूं कि लेट्स से 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, और अगर मैं कहूं कि मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर रहा हूं, तो क्या ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या उल्टा हो जाएगा? सर सेम रहेगा। आपने कोई चीज दोनों तरफ ऐड करी है तो ये साइन सेम रहेगा। आप देख सकते हो कि 7 ग्रेटर देन 5 है, सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी से बड़ा है, ए और बी कोई रियल नंबर है, ए बी से बड़ा है, तो अगर आप इसमें अल्फा ऐड करते हो दोनों तरफ और बी में भी अल्फा ऐड करते हो तो ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो ए प्लस अल्फा विल बी ग्रेटर देन बी प्लस अल्फा। सेम चीज आप अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हो, जैसे मैं यहां पर कहूं कि मैंने, है ना, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया और इधर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तभी तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। 5 - 2 इज 3 ग्रेटर देन 3 - 2 1, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर मैं ए में अल्फा सब्ट्रैक्ट करूं, बी में अल्फा सब्ट्रैक्ट करूं, तो भी ये सेम रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ कोई सेम चीज ऐड करी जाए या सेम चीज सब्ट्रैक्ट करी जाए तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू रहता है, मतलब इनइक्वालिटी सेम रहती है। ट्रू रहने का मतलब हुआ इनइक्वालिटी कैरी कर जाती है, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखो, क्या है, ध्यान से देखना कि अगर मैं आपको कहूं कि 5 जो है 3 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, ओके, और मैंने कहा कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 5 × 2 और 3 × 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो तुम क्या कहोगे कि सर अभी भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट ही बनेगा। तो 5 इंटू 2 विल बी 10 एंड 3 इंटू 2 विल बी 6, 10 6 से बड़ा है सर। बात समझ में आई? लेकिन सर इसमें दिक्कत हो जाएगी अगर आपने इसके अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू -2 और इधर 3 इंटू -2, तो सर 5 इंटू -2 -10 बना, 3 इंटू -2 -6 बना। इस बार ये साइन नहीं रहेगा इनइक्वालिटी का सर, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको मैं कैसे सोचूं कि भाई देखो, अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है एंड c पॉजिटिव है, इफ c इज पॉजिटिव, अगर कोई नंबर c पॉजिटिव है तो मैं अगर c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ac विल बी ग्रेटर देन bc। और अगर c नेगेटिव है, अगर c नेगेटिव है तो AC विल बी लेस देन BC, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जैसे यहां पर चेंज हो गया था। तो नेगेटिव नंबर से, जीरो की बात ही नहीं कर रहे, जीरो तो गड़बड़ कर देगा, सारी जगह जीरो कर देगा, फिर वो इनइक्वालिटी का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, जीरो बराबर जीरो आ जाएगा, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो C जीरो का कोई सेंस नहीं है, C जीरो से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? जब 5 ग्रेटर देन 3 है तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो गई ना, वो तो इनइक्वालिटी रही नहीं, वो तो इक्वालिटी पे चला गया। तो मुझे ये चीज भी याद रखनी है, तो मुझे ये दोनों चीजें याद रखनी है कि जोड़ने और सबट्रैक्ट करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो बात को ध्यान में रखना। और एक बात समझ लो, डिवीजन जो होता है जीरो के अलावा, जीरो का तो डिवीजन होता ही नहीं, डिवीजन इज एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ही है। 5 से डिवाइड करना और 1/5 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है, ओके। तो a ग्रेटर देन b, अगर c पॉजिटिव है तो AC BC से बड़ा होगा, अगर C नेगेटिव है तो AC BC से छोटा हो जाएगा। रियल नंबर की बात चल रही है, अपने दिमाग से √-1 ये जो गार्बेज है इसको अभी हटा दो, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये तो ठीक बात है, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा, इसकी जो टर्म्स है वो समझ लो, इसकी जो टर्म्स है वो समझ लो। टर्म्स क्या है? जैसे अगर मैं कहूं कि रियल नंबर लाइन पर -2 से लेकर 7 तक के सारे नंबर -2 एंड 7 को भी शामिल करते हुए मैं लिखना चाहता हूं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, -2 से लेकर 7 तक, है ना, इस तरह से डार्क सर्कल लगा देते हैं कि -2 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, और -2 और 7 के बीच में जितने नंबर हैं रियल वो सारे शामिल हैं। इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? इन सारे नंबर को तो लिखने से रहे आप, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि जैसे ये इंटरवल हो जाएगा क्लोज्ड -2 से क्लोज्ड 7, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना ऐसा वाला, इसको बोलते हैं क्लोज्ड -2 से क्लोज्ड 7, ठीक है। थ्योरी लिखने की नहीं है, ये सब मैथ सीखने की है कि सीखो, लिखना नहीं है। अब जैसे अब मैं कहूं कि एक काम करो, इसी सवाल को लेते हैं कि आप -2 से 7 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको लिखो, लेकिन -2 मत लेना, 7 भी मत लेना, neither -2 nor 7, बट इन बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं उनको लिखो। तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छा ये कह रहा है कि -2 को नहीं लेना तो एक होलो सर्कल बना देते हैं, 7 को नहीं लेना एक होलो सर्कल बना देते हैं, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स है वो सब लेने हैं। तो मैंने जो चीज बोली ना उसको मैंने रियल नंबर लाइन पर यूं शो कर दिया कि -2 से 7 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको लेना है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, ओपन -2 से ओपन 7। ये क्या होता है, इसमें -2 शामिल नहीं है ना ही 7 शामिल है, neither -2 neither 7 nor 7, neither -2 nor 7। पहले समझते जाओ जो बता रहा हूं। तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल।
और ये होता है ओपन इंटरवल। ठीक बात। ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, वो एक ही बात है। अब आओ जरा सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, इनकी बात करते हैं। जैसे अब मैं कहता हूं कि तुम एक काम करो, -2, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, -2 and 7। अब मैं कह रहा हूं कि तुम -2 को शामिल मत करना, 7 को ले लेना। डू नॉट इंक्लूड -2, इंक्लूड 7। तो क्या कहोगे कि सर इसका मतलब हुआ -2 पर तो होलो सर्किल है, 7 को शामिल करना है तो 7 पर डार्क सर्किल आएगा। डार्क सर्किल का मतलब होता है इस पॉइंट को, इस नंबर को शामिल किया गया है। ओके, तो ये क्या कैसे एक्सप्रेस होगा? सर ये शामिल नहीं है ना, तो ये ओपन पे जाएगा, ओपन -2। ठीक बात। और सर 7 शामिल है ना, तो 7 क्लोज पर जाएगा। ठीक है, तो -2 से क्लोज्ड 7। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि एक काम करो, मुझे -2 और 7 इसको एक्सप्रेस करके बताओ, इसको एक्सप्रेस करके बताओ। -2 पे डार्क सर्कल, 7 पे होलो सर्कल, इसको एक्सप्रेस करके बताओ, इसको एक्सप्रेस करके बताओ। इसको एक्सप्रेस करके बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। कि इसको शामिल करना है, जिसको शामिल करना हो स्क्वायर ब्रैकेट लेके आओ इसके लिए, जिसको शामिल नहीं करना हो ओपन ब्रैकेट लेके आओ उसके लिए। तो इट इज -2 से 7 ओपन, -2 पे क्लोज्ड, 7 पे ओपन। ठीक बात। अब एक बात और ध्यान रख लेना, इनफाइनाइट इंटरवल होता है इंफिनिटी, चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो या नेगेटिव इंफिनिटी हो। ध्यान रखना, इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। सबसे बड़ा नंबर सर वो इंफिनिटी है। सबसे बड़ा नंबर होता है क्या? कोई भी नंबर सोचो, उसमें उसको सबसे बड़ा थोड़ी बोल दोगे। जैसे सबसे बड़ा नंबर कुछ नहीं होता है, वैसे सबसे छोटा नंबर सर कुछ नहीं होता है, उसको हम लोग -इन्फिनिटी बोल देते हैं, और सबसे बड़े नंबर को +इन्फिनिटी बोल देते हैं, है ना। ये हमारे सोच के, थॉट के लिमिटेशंस बताए हैं और कुछ नहीं। तो जैसे मैं कहूं कि आपको इस बार 3 को शामिल करते हुए इंफिनिटी तक जाना है। देखो मैं एरो से डिनोट कर रहा हूं कि रुका नहीं है, ये लाइन चलते जा रहा है। तो तुम कैसे डिनोट करोगे? सर ये लिखा हुआ है क्लोज्ड 3 टू इंफिनिटी, क्लोज्ड 3 टू इंफिनिटी, है ना। ना ना ना, इमेजिनरी नंबर नहीं है इंफिनिटी, इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये हमारे सोच के दायरे को बताता है, लिमिटेशन ऑफ आवर थॉट है। अब कोई बोले कि सर अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे -1 से -इन्फिनिटी जाना हो तो, -1 को शामिल करना हो तो, ये जरा लिख के बताना मुझे, इस वाले का आंसर देना मुझे। -1 से -इन्फिनिटी की तरफ जाना हो तो कैसे लिखते हैं? हाँ बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने कि सर इंफिनिटी हो, चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो या नेगेटिव इंफिनिटी हो, वो ओपन पर आएगा, आप बेफिक्र रहें। तो -इन्फिनिटी, -1 को लेना है, क्लोज लगा दो, ठीक है ना। -इन्फिनिटी टू -1, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि चलो इसको लिखते हैं, देखना जरा, बात को समझने की कोशिश करना। -2 को तो छोड़ देना और 7 यहां पे ले लो, और 7 को ले लेना, -2 7, और एक है ना 10 को भी ले लेना, एक है ना 10 को भी ले लेना, इस 10 को भी ले लेना, इस 10 को भी ले लेना। अब कैसे लिखोगे कि सर ये क्या हो गया कि -2 से 7, सर ये तो आता है -2 से
7 क्लोज्ड, ये तो आता है। सर इसको कैसे लिखे? ये तो अकेला नंबर पड़ा हुआ है। अकेला अगर नंबर हो या अकेले नंबर्स हो तो उसको लिखते हैं यूनियन करली ब्रैकेट 10। याद रख लेना कि यूनियन मतलब इसके साथ में एक और है, कौन है? 10। 10 को कैसे लिखोगे? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में बच्चों हमेशा ऐसे नंबर लिखे जाते हैं जो अलग पड़े हुए हों, है ना। जैसे मान लो अगर कोई कहे कि भाई ये लिखो 3 शामिल है, यहां गया और इधर मेरे पास में 7, 10 और 15 ये आ रहे हैं। 7, 10 एंड 15, इसको लिखो जरा। 3 से पूरा इधर गया, फिर उधर 7, 10 एंड 15 आ रहे हैं। 7, 10 एंड 15 आ रहे हैं। तो कैसे लिखोगे? वेरी गुड। तो तुमने कहा कि सर इधर से चलना शुरू किया, माइनस इंफिनिटी को ओपन पे रखना है, 3 को क्लोज पे रखना है। सर इतनी बात तो अच्छे से समझ गए। अब ये 7, 10 एंड 15 है सर, ये अलग अलग पड़े हुए हैं, तो आपने बताया यूनियन लगा के करली ब्रैकेट के अंदर 7, 10, 15 लिख दो। ठीक बात? ओके। अच्छा, ये तुम्हारी कॉमन सेंस की परीक्षा ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे -2 से 7, सर अगर -2 से 7 ये दोनों होलो लगा दिए और इधर मैंने 11 से लेकर 16 तक ये दोनों होलो लगा दिए, 11 से 16 तक, इसको कैसे लिखोगे? इस चीज को कैसे लिखोगे? -2 to 7, 11 to 16, 11 to 16। इसको लिखेंगे सर -2 से 7 पूरा सेट, है ना। यूनियन, सर करली मत लगाना, 11 to 16 पूरा है। अच्छा, 11 ओपन, 16 ओपन, है ना। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंफिनिटी के लिए या माइनस इंफिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है, कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट यूज नहीं होता। क्लोज्ड का मतलब हो गया हम उस नंबर तक पहुंच सकते हैं पर हम कभी उस नंबर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये ओपन ब्रैकेट वाला सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्लोज ब्रैकेट वाला सिंबल है। ठीक है, ये छोटा सा आइडिया है, बस यही चलते हैं, यही ब्रैकेट चलते हैं और कई सारे सिंबल्स होते हैं, हमें उनके ऊपर बात नहीं करनी है। ओके, चलो अब जरा हम बात करते हैं कि भाई इनइक्वालिटी कैसे मापते हैं, मेजर कैसे करते हैं, एक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेट्स डू दैट क्वेश्चंस। अब जैसे एक फैक्टर दिया हुआ है x-2 ग्रेटर देन 0, मुझे लगता नहीं कि किसी को भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि सर x-2 ग्रेटर देन 0 का मतलब तो यही हुआ ना कि x ग्रेटर देन 2। अब इसको कोई लिखना चाहे तो ऐसे बोल सकता है कि सर x बिलोंग्स टू ओपन टू इंफिनिटी, वो इस तरह से आंसर कर सकता है, x बिलोंग्स टू ओपन टू इंफिनिटी। लास्ट वाले में तुम खुद सोचो ना, जब दोनों ओपन पर दिए हुए हैं, ओपन अगर होलो सर्किल हो तो ओपन ब्रैकेट लगता है, अगर डार्क सर्कल हो, पॉइंट को इंक्लूड करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। तो x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, है ना। ओके, हाँ, इसको सॉल्विंग इनइक्वालिटी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको काम आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, और कोटा के अंदर इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स बोलते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल्स। और ये जो वेवी कर्व मेथड है, वेवी कर्व मेथड, राइट। वेवी कर्व आउटसाइड द कोटा बोलते हैं, कोटा के अंदर इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स बोलते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, नाम का अंतर है। ओपन टू क्यों लिया? क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है ना, इसलिए लिया।
अब जैसे देखो, अब बात करते हैं, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ वी सॉल्व द इनइक्वालिटी, कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे अब यहां पर आप देखो दो फैक्टर हो गए, x-2 x-3। ध्यान से सुनना, ये पूरे आपके सवालों को सॉल्व कर देगा, जितने भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट वी डू, वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सर ये क्या होते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट सुना हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, या क्रिटिकल मोमेंट सुना हुआ है। व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, इनइक्वालिटी के संदर्भ में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। जो भी फैक्टर्स आपके पास में है उनको जीरो के बराबर कर दो। जैसे सर एक फैक्टर x-2 है, मैंने इसको जीरो के बराबर किया, फाइंड x वैल्यूज, तो x2 आया सर। एक फैक्टर x-3 है, इसको जीरो के बराबर किया तो x आया 3। तो x की वो वैल्यूज जो फैक्टर को जीरो करने से मिलती हैं उनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, तो सर मेरे को दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, तो पहला पॉइंट हो गया क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना, दूसरा है प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। तो भाई दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, मैंने दोनों क्रिटिकल पॉइंट को यहां दिखा देता हूं, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया कि सर 2 कहीं यहां आया होगा, 3 उसके राइट में कहीं यहां बना होगा। ठीक है, जो समझा रहा हूं बेटा पहले वो पढ़ो, है ना, कि वो डिनोमिनेटर में फैक्टर हो क्या होगा, न्यूमरेटर में हो क्या होगा, वो सब बात जैसे जैसे सवाल आते हैं ना, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ो, एसएसटी की तरह नहीं पढ़ना कि सारे जो सवाल आने वाले हैं उनको पहले मैंने आपको लिस्ट में बता दिया कि ये आए तो ये कर लेना, ये आए तो ये कर लेना, ये आए तो ये कर लेना, तो निश्चित फेल होने वाला सिस्टम है ये। मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ना है। तो प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट और रियल नंबर लाइन कर दिया, प्लॉट कर दिया। थर्ड, आपके पास में दो क्रिटिकल पॉइंट आए ना, आपने रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया, इसने रियल नंबर लाइन को 3 भागों में बांट दिया। एक पार्ट सर ये है, इस पार्ट को तुम बोल सकते हो कि सर इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ग्रेटर देन 3 वाला पार्ट है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बोल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा उधर वाला, इसको शामिल कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बीच का पार्ट है इसको तुम बोल सकते हो कि सर इसमें 2 तो इंक्लूड है, ये इंक्लूड कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, किसी एक पार्ट में 2 ले लेना बस। अब इसमें जो x है, x को ही तो प्लॉट कर रहे हो, जो x है इस रीजन के अंदर तो ग्रेटर और इक्वल 3 था, इस बीच वाले रीजन में यहां से लेकर यहां तक ये आपने 3 उधर शामिल कर लिया, तो मैं यहां 3 को छोड़ रहा हूं। सर ये जो है ये 2 क्लोज्ड से 3 ओपन तक का रीजन है, और ये जो रीजन है सर आपने 2 वहां ले लिया, तो ये वाला रीजन x लेस देन 2 वाला रीजन है, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर 2 हैं तो वो एक ज्यादा 3 भागों में बांट देंगे। तो इफ देयर आर n क्रिटिकल पॉइंट्स, द रियल नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इन n+1 पार्ट्स। ठीक है, सॉल्व फॉर एवरी पार्ट, ये पूरा एल्गोरिथम रहता है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि सॉल्व फॉर एवरी पार्ट। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखो जरा। अब जैसे यहां पर आपने कहा कि सर ये मैंने मार्क कर दिया, ये रीजन अपने पास में मार्क हो गए। अब देखो सॉल्व कैसे होता है, सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं। आपने यहां पर मार्क कर दिया 2 और 3, राइट। ओके, अब तो मैं अगर आपको कहूं, ध्यान से सुनना बच्चों, अभी तो कुछ समझाया नहीं है। अभी तो क्या किया है मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, इन क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर लाइन पे मार्क कर दो, मार्क कर दिए सर, फिर सॉल्व फॉर एवरी पार्ट। ये मैं बता रहा हूं, यही तो सॉल्यूशन है, इसको मैं बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
अब तुम सोचो कि भाई अगर, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां बच्चे गलती करते हैं कि अगर इस रीजन की बात करूं, x अगर 3 से बड़ा हुआ, 3 से बड़ा, पॉइंट की बात नहीं करनी, 3 पर तो 0 हो जाएगा, 2 पर 0 हो जाएगा, ये तो मुझे मालूम है सर। अगर 3 से बड़ा हुआ तो ये वाला फैक्टर कैसा होगा, x माइनस 3 वाला फैक्टर कैसा होगा जब x 3 से बड़ा होगा? सर पॉजिटिव होगा, है ना। और x माइनस 2 वाला फैक्टर कैसा होगा? सर पॉजिटिव होगा। अगर x, इस रीजन की बात कर रहा हूं, इस रीजन की बात कर रहा हूं कि x अगर 3 से बड़ा हुआ तो x माइनस 3 कैसा होगा? तुम बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर, चलो यही बताओ तुम, x अगर 3 से बड़ा हुआ तो x माइनस 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? x माइनस 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा, है ना। और जब x माइनस 2 की बात करूंगा तो सर पॉजिटिव होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? सर पॉजिटिव होगा, है ना। यहां पर x माइनस 3 भी पॉजिटिव है, x माइनस 2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ये बात समझ गए? ये बात समझ गए, है ना। अब 2 और 3 के बीच में, ना 2 पर ना 3 पर, बीच में, सर बीच में कोई नंबर बताओ सर, उस पर देख लेता हूं। 2.5, 2.5, चलो कोई सा भी नंबर, 2.9। सर x माइनस 3 कैसा होगा? बताओ जरा, x माइनस 3 कैसा होगा? 2 से 3 के बीच में कोई नंबर है, उस पर x माइनस 3 कैसा होगा? x माइनस 3 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। x माइनस 3 नेगेटिव होगा। x माइनस 2 कैसा होगा? x माइनस 2 कैसा होगा? x माइनस 2 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। और ये हमारा दोनों का प्रोडक्ट है, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। सर इस पूरे रीजन के अंदर ये जो फैक्टर है इसका साइन नेगेटिव रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं, चलो 2 से छोटे पर आ जाओ, 2 की बात नहीं करनी, 2 से छोटे पर आ जाओ, 2 से छोटे पर आ जाओ। सर 2 से छोटे पर x माइनस 3 कैसा रहेगा बताओ? 2 से छोटे पर x माइनस 3 कैसा रहेगा? 2 से छोटे पर x माइनस, बोथ नेगेटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बोथ नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो सर, ये नेगेटिव 1 रखने से, ये 1 रखने से ये भी नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट, सर ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पॉजिटिव। इसी कोई वेवी कर्व या मेथड ऑफ इंटरवल बोलते हैं। ऑल्टरनेटली, सर प्लस से शुरू हुआ तो प्लस माइनस प्लस, राइट। अब तुमको करना क्या है सर? लेस और इक्वल टू 0 की बात करनी है, लेस और इक्वल टू 0 की बात करनी है। तो लेस और इक्वल टू 0 कहां नजर आ रहा है? सर देखो ये रहा, लेस देन 0 ये है, और इक्वल टू पर 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, तो ये वाले रीजन की बात है, ये इंटरवल है, इसलिए हम इसको मेथड ऑफ इंटरवल बोलते हैं। तो ये रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करने से साइन ऑफ द एक्सप्रेशन पता लगता है। तो अब इसका आंसर क्या करोगे? सर इस पूरे रीजन का आंसर इसका आंसर होगा। तो क्या है इस पूरे रीजन का आंसर? सर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से क्लोज्ड 3, क्लोज्ड 2 टू क्लोज्ड 3। सही है। धीरे धीरे समझोगे, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, है ना। जब इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी कोई घर में आया तो अगर छोटे बच्चे को बोला जाए कि कोई घर में आया है और उसको तुम्हारी तरह हो, अपन बोले कि सर ये चाचा है, तो छोटा बच्चा ऐसे थोड़ी बोलेगा कि फिर मामा कौन है, फिर नाना क्या होता है, बुआ कौन होती है। चाचा को समझेगा ना कि ये चाचा है भाई। अभी मामा आएगा, नाना आएगा, बुआ आएगी, तब हम बता देंगे कि ये नाना है, ये मामा है, ये बुआ है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर ये हो। हम इनइक्वालिटी पे इतने सारे सवाल करेंगे, मतलब आप इनइक्वालिटी को कभी भूलोगे नहीं, भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूलोगे। चलो अब देखते हैं x प्लस 2 3। सर ये देखो 3 माइनस एक्स, ये पकड़ में आ गई एक चीज। सर ये 3 माइनस एक्स आ गया। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि इसको x माइनस अल्फा की फॉर्म में लिखना है। तो सर क्या करें? कुछ नहीं करना, x प्लस 2, इसमें से माइनस कॉमन निकाल,
और ऐसा लिख दे x-3 लेस और इक्वल 0। सबसे पहला काम कि आपको सभी एक्सप्रेशंस को x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अगर पॉसिबल है तो इस तरह से लिखना है। ओके, अच्छा अब तू कहेगा कि सर ये माइनस है तो आप नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। सर नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब x प्लस 2 x माइनस 3 बचा। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, मानते हो कि सर दिस विल बी ग्रेटर और इक्वल नेगेटिव -1 की तो बात कर रहा हूं, -1 से मल्टीप्लाई किया है तो -1 इंटू 0 0, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। समझ गए क्यों किया सर ऐसे? क्योंकि हमें वेवी कर्व मेथड जो बताता है वो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा की फॉर्म में लिखना बताता है। उसके बिना कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझो। सर -2 इसको 0 के बराबर किया तो सर x की वैल्यू -2 आ रही, इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू 3 आ रही है। तो -2 एंड 3 को आप रियल नंबर लाइन पर बना दो। ओके, अब तो तुम कहोगे कि सर अब तो मैं जानता हूं 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, किसका साइन? इसका साइन x प्लस 2 x माइनस 3 का, और इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटली एक बार देख लिया यहां से पॉजिटिव हो रहा है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो पॉजिटिव ही होगा। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा पॉजिटिव से शुरू करोगे। ठीक है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करें? सर ग्रेटर और इक्वल 0 पर आंसर करना है। पहले रीजन मार्क करो कि सर ये वाला रीजन देखो, ये इंटरवल बना मेरा। सर यहां पर आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है और पॉजिटिव साइन यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हुआ? अब इसका आंसर लिखना तो तुमको आता है, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2। क्लोज आएगा या ओपन आएगा? तो आप चले जाना कि सर अगर मैं -2 रख देता हूं तो ये 0 बनता है और 0 इक्वालिटी अटेन कर रहा है तो क्लोज्ड आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब आगे वाला लिखोगे यूनियन। 3 ओपन पे आएगा या क्लोज पे आएगा? सर 3 रखने से ये 0 बन रहा है और 0 इक्वालिटी पर है तो 3 आपका क्लोज पर आएगा और वहां पर इंफिनिटी पे जाओगे, इंफिनिटी ओपन पर रहता है तो -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। सही है, यूनियन का मतलब तो थोड़ा लेट हो गया, 2 अलग अलग सेट लिखे हुए हो तो ये भी दिस आइदर दिस और दैट दोनों में ट्रू हो। ठीक है, अब जरा मुझे इसके सॉल्यूशन बताओ, जरा इसके सॉल्यूशन बताओ। टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अरे इतने सवाल है, किसी न किसी सवाल से तो तुम सीख ही जाओगे। सॉल्यूशन बताओ इसके। सबसे पहले क्या करोगे? सर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहां दिक्कत है तो अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं 2x माइनस 1 2x माइनस 3 लेस और इक्वल 0, किसी को कोई समस्या है तो बताओ कि सर ये क्या किया? हाँ? अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा कि नहीं सर ये नहीं लिखो, सर ये तो गलत कर रहे हो, सर आप तो बेईमानी है ना? ओके, वही माइनस कॉमन निकाल के, हाउ माइनस कॉमन निकाल के आईटीएन बनना है ना तो चीजों को सुनना शुरू करो, चीजों को सीखना शुरू करो, है ना, लर्न करना शुरू करो। माइंड को बोलो कि तू सीख सकता है, नहीं तो माइंड हमेशा इसी में उलझा रहेगा। हाउ, कैसे हुआ, माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया,
साइन क्यों चेंज किए कर दिया? मैच्योर हो, बड़े बन जाओ। सर अब देखो, इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आ रही है हाफ, इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आ रही है 3/2। सर ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, बिल्कुल सही। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर लाइन पर मार्क कर दो। तो 1/2 कहां आया सर? 1/2 यहां आया। 3/2 कहां आया? यहां 3/2 आया। ओके, बस अब प्लस माइनस प्लस, अभी जो सवाल है ना उस पर बात कर रहे हैं कि ऐसा सवाल होता है तो यहां से प्लस माइनस प्लस से शुरू होता है। ओके, अब चाहिए क्या सर? लेस और इक्वल 0 चाहिए। तो लेस और इक्वल 0 तो ये है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1/2। रटना नहीं है, कोई चीज रटना मत कि सर 1/2 पर क्लोज आएगा या ओपन आएगा, जस्ट बी रिलैक्स। 1/2 अगर मैं यहां रखता हूं तो ये 0 बनता है, राइट साइड में इक्वालिटी दे रखी है तो क्लोज्ड पर आएगा। तो 1/2 से 3/2, ये भी क्लोज पे आएगा, बिल्कुल क्लोज पे आएगा, ओपन पे आएगा। दिस इज एज सिंपल, जितना मतलब तुम सिंपलेस्ट है कि कैसे पता लगेगा सर? कुछ नहीं करना, आप 1/2 रखो यहां पर, ये 0 बन रहा है ना, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। तो क्या मुझे यहां पर इक्वल टू 0 अलाउड है? हां अलाउड है, तो क्लोज पर आएगा, नहीं तो ओपन पे आएगा। ठीक है, तो 1/2 से 3/2। फटाफट करो सवाल, चलो इसको करो। बहुत सारे बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सारे बच्चे आंसर्स लिखें, सारे बच्चे आंसर्स लिखें। नहीं, लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, ये 0 है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्लियर तो है यार, 0 है। तो तुमने कहा कि सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 3x + 2 है। सर इसमें 2 - 5x है, तुमने कहा एक माइनस बाहर निकालो, 5x - 2 लिखो। सर इसमें भी प्रॉब्लम है, वैसे तो नहीं लिखा हुआ, तो -4x - 3 लिखो। ठीक बात। अब ये माइनस और माइनस अपने में ही पॉजिटिव हो गए, तो 3x + 2, 5x - 2, 4x - 3। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना ही नहीं पड़ा, अपने में ही पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब तुमने कहा कि अब प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है सर ax + b टाइप है ना, या x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा टाइप। तो इसको 0 किया तो x आ गया -2/3, इसको 0 किया तो x आ गया 2/5, इसको 0 किया तो x आ गया 3/4। ठीक बात। ओके, अब मार्क करते हैं जरा। सर ये रही रियल नंबर लाइन, -2/3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2/5 है, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा इनफैक्ट 3/4 है। तो 3/4 के उस तरफ तो पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा। देख रहे हो, इस बार 3 क्रिटिकल पॉइंट थे, तो 4 पार्ट्स में रियल नंबर लाइन डिवाइड हुई है। एक ये पार्ट, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक 3/4 के इधर, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। अब
सवाल पर चले जाओ, सवाल को देखो कि क्या कह रहा है। सर ये कह रहा है लेस और इक्वल 0 बोल रहा है। अच्छा, लेस और इक्वल 0 बोल रहा है तो ये वाला आएगा रीजन, इधर नेगेटिव है, 0 -2/3 पे है। और सर ये 2/5 से 3/4 के बीच का रीजन भी आएगा। ठीक है, सही है। हाँ, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -2/3 क्लोज्ड, यूनियन 2/5 से 3/4, यूनियन 2/5 से 3/4। ठीक है, ये हो गया। तो जब भी कभी आप कभी x माइनस अल्फा, अब हम सीखे क्या सर, हम ये सीखे, अब इसको आज क्या सीखे तुम ये समझ लो कि आज क्या सीखे कि कोई भी क्वेश्चन मुझे दिया हुआ हो, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा x माइनस अल्फा, x के साथ में अगर कोई कोएफिशिएंट भी होता है ना तो पॉजिटिव होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x must be positive in all factors, in all factors। ओके, फिर x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा ग्रेटर और इक्वल 0 सॉल्व करना है, ग्रेटर और इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा के अंदर ऑर्डर मान लो, चलो मैं बोलता हूं अल्फा सबसे छोटा है, फिर बीटा उससे बड़ा, गामा उससे बड़ा, डेल्टा सबसे बड़ा है, तो फिर मैं कह दूंगा कि अच्छा ऐसे मार्क कर दो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बस इतना मार्क कर दो। फिर कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहां से शुरू हो जाना है, प्लस, पॉजिटिव से शुरू होना, डेल्टा से बड़े पर प्लस, माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट, माइनस फिर प्लस, ये मार्क कर देना है। और फिर देखना है कि तुमको पूछा क्या गया है, ग्रेटर और इक्वल 0 की तरफ पूछा गया है, तो ग्रेटर और इक्वल 0 का रीजन मार्क कर दो, ग्रेटर और इक्वल 0 का रीजन मार्क कर दो। सर ये रीजन है, ये रीजन है, सर ये रीजन है, रीजन मार्क कर दिए, अब आंसर लिख दो। क्या प्रीवियस स्लाइड में क्या हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्रीवियस स्लाइड इज एब्सोल्युटली राइट। अब जैसे ग्रेटर और इक्वल 0 का आंसर लिखना चाहोगे, क्या बोलोगे, तो x बिलोंग्स टू सर -∞ से अल्फा क्लोज्ड पर, क्योंकि आपने 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको हटा देता, ग्रेटर देन 0 रखता, तो मैं इसको अल्फा को शामिल नहीं करता। यूनियन क्लोज्ड बीटा टू गामा, यूनियन डेल्टा टू इंफिनिटी, खत्म, सिंपल है। कोई बात नहीं, रॉन्ग है तो करेक्ट कर लिया करो, रॉन्ग है ना तो करेक्ट कर लिया करो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहां पर अगर तुमको कहीं कोई रॉन्ग लग रहा है ना, तुम जब नोट करो तो उसको अपने लिए जरूर करेक्ट कर लो। बाकी तुम्हारे अलावा मुझे लगता नहीं किसी को रॉन्ग लगा यहां पर। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता दो, रॉन्ग है, रॉन्ग है, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। हाँ, ये मैंने तुमको जो मतलब जो चाचा थे ना, उन चाचा के बारे में मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, अब जो आगे नाना मामा बुआ आएंगी बताता रहूंगा। ठीक है ना, सारी फैमिली को एक साथ कैरेक्टराइज करने का मतलब हुआ कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे। मैथ्स का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को देखकर ओपन माइंड से सोचना कि क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, ये होता है। और ग्रोथ माइंडसेट लगाओ बच्चों। तुम एक बात ध्यान से समझ लेना कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे कभी कभी क्या होते हैं कि 2-3 सवाल नहीं बनते तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करते हैं। तो डिमोटिवेशन आना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है।
लेकिन अपने आप को ये बोलते रहो कि भाई मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है, तो क्वेश्चन, हाँ ये जरूर किया करो कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो 2 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो तुम्हारा डाउट बन गया, वो तुम्हारा डाउट बन गया। अब जब कोई टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, तो पर्टिकुलरली किस पॉइंट पर तुम टीचर से अलग हुए थे कि तुम्हारा आंसर नहीं आया था और टीचर का आ गया, वो पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। अगर वो पॉइंट जान जाते हो और अपने आप को थोड़ा सा बोलते हो कि देखो यहां मैंने गलती करी थी, अपने आप को इसको रिब्यूक करना बोलते, थोड़ा सा झिड़की देना, डांटना कि यार तूने इतना बेवकूफ है क्या, ये बात नहीं समझ सकता, वो फिर माइंड याद रख लेता, आगे आने वाले उन सवालों के अंदर कभी गलती नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अभी हमने छोटे से बिल्कुल एक इनइक्वालिटी के हिस्से को टच किया है। अभी जो मैंने बताया है वो पढ़कर आना, सॉल्व ऑल, जो भी मैंने आज करवाए हैं, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस वट एवर आई हैव टेकन इन इलस्ट्रेशंस, सभी क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने से सॉल्व करना, ठीक है। तो धीरे 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 समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारी इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, मतलब वो जो सारे नाना मामा और बुआ है वो सब कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, थैंक यू।